नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। बलिदानियों की याद में चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशव्यापी अभियान की रूपरेखा रखी सामने। देश भर के गांव में महान सपूतों की स्मृति में लगाए जाएंगे शिलालेख। और 7,500 कलशों के जरिए दिल्ली लाई जाएगी हर कोने से माटी और पौधे। 4,000 मुस्लिम महिलाओं ने बिना महरम के हज यात्रा की है। ये आप देखते हैं नशा मुक्त अभियान पर बल दिया है। ये मन की बात जो प्रधानमंत्री साहब करते हैं ना, उसी में बात हो रही है। और आपको मालूम होगा कि पहला मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था विजयदशमी के अवसर पर। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। अमर यात्रा करने वाले 2 अमेरिकियों का जिक्र भी प्रधानमंत्री साहब ने किया है। और पीएम ने क्या यह भी कहा है कि तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लगभग 10 करोड़ लोग हर साल काशी पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और उज्जैन में भी तीर्थयात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका से अहम कलाकृतियां का देश लौटना बड़ी बात है। ये 250 से 2,500 साल पुरानी कलाकृतियां हैं। इन प्रयासों से सांस्कृतिक विरासत की चोरी रोकने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मैं अपनी पिछली फ्रांस यात्रा के दौरान 100 वर्षीय योग शिक्षिका सालोंट कोपिन से मिला था। वे अपनी आयु और सेहत के लिए योग को श्रेय देती हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 60,000 से अधिक अमृत सरोवर मील के पत्थर के रूप में उभरे हैं। 50,000 से अधिक अमृत सरोवर पर काम चल रहा है। तो ये सब आप लोग याद रखा करिएगा, जो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं उन पर देख लिया करिएगा। 3 वर्ष में आप देखिए 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं हुई लापता। 2019 से 2021 के बीच सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, उसके बाद बंगाल में गायब हुई हैं महिलाएं। 18 साल से अधिक ये आप देखेंगे कि 10,61,648 महिलाएं व उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई। केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लापता हुई सर्वाधिक लड़कियां महिलाएं। ये आप लोग देख लिए गायब हुई महिलाओं और लड़कियों की संख्या। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं तो ये लड़कियां 38,234 और महिलाओं की बात करें तो 1,60,180 गायब हुई हैं। वहीं बंगाल में देख सकते हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। ये आप देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। कश्मीर में अवकाश पर गए सैन्यकर्मी का अपहरण कर लिया गया। घर से सामान लेने निकले थे जावेद, कार से मिले खून के धब्बे, हत्या की आशंका है। और पहले भी आप देखते हैं कि 2017 में ऐसा मामला हो चुका है, 2018 में हो चुका है, 2020 में हो चुका है, 2022 में भी हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर से आप देखते हैं 370-35 से हट चुका है, लेकिन अभी भी अशांति ही फैली हुई है। और आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया ऐसे, तो उसी की बात हो रही है। आज भर दे आरटीआई आईटीआई, नहीं तो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। आयकर रिटर्न की बात हो रही है, ठीक है। 70 साल तक अनुच्छेद 370 को गोद में रखे रही कांग्रेस, एक केंद्रीय गृह मंत्री साहब कह रहे हैं। मणिपुर हिंसा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये आप देखिए अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली ना, उसी की बात हो रही है। देखिए इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे का इसरो ने खोज निकाला समाधान। इसरो यानी कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही। ऊंची कक्षा में उपग्रह स्थापित कर रॉकेट को निचली कक्षा में लाने का प्रयोग रहा सफल। पीएसएलवी रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को कक्षा में किया स्थापित। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इसकी उपलब्धि को बताया रोमांचक। और आप देखते हैं कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। और इसरो ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट पे कहा है कि पीएसएलवी C56 DSSAR मिशन PS4 चरण की डी ऑर्बिटिंग प्रयोग सफल रहा है। चलिए तो ये अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलोर में है, याद रखिएगा। उड़ान अनुभव को वायु सेना ने तेजस भेजे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वायुसेना के कई बेस हैं जो चीन व पाकिस्तान दोनों मोर्चों के लिए अहम है। स्वदेशी विमान वहाँ अन्य अभियानों का भी प्राप्त कर रहे हैं अनुभव। और पूर्व के संस्करण के मुकाबले
LCA मार्क 1A और में 43 सुधार हुए हैं। विमानों और हेलीकॉप्टर के संयुक्त रखरखाव पर भी विचार कर रही हैं हमारी सेनाएं। और आप देखिए, पड़ोसी अगर श्रीलंका, पड़ोसी अगर आपका चाइना हो, पाकिस्तान हो, तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है। दर्शनार्थियों पर पुष्प वर्षा के साथ खुला राम मंदिर का नया मार्ग। ये आप देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। पाकिस्तान में फजलुर की पार्टी के सम्मेलन में हमला, 40 मरे। अब पाकिस्तान है देखिए, 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक खबर है आपकी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। G20 की तैयारियों का समय पूरा पर काम अधूरा है। और आप देखते हैं कि हम लोग G20 की अध्यक्षता भी तो कर रहे हैं ना, तो उसी की बात हो रही। G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 20, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसकी अगर उद्देश्य की बात करें, पर्पज, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ये आप देखिए, यूपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग चल रही है और कई लोग आंदोलन भी कर रहे हैं इसके लिए। सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण दे दिल्ली सरकार। ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, दिव्यांगों से जो कानून के तहत 5 के बजाय सिर्फ 3% आरक्षण दिए जाने का आरोप है। अदालत के अंतरिम निर्देश लागू नहीं किए जाने को लेकर दाखिल की गई अवमानना याचिका। ये बचपन में खांसी बुखार को किया नजरअंदाज तो खराब हुआ दिल। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति मुझे लगता है कि जागरूक रहिए, हर हाल में जागरूक रहिए। एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, भूखे पेट भजन नहीं होत। यानी कि आप देखिए कि आप अस्वस्थ हैं, भूखे हैं, आप देखिए स्वस्थ डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप कहाँ काम कर पाएंगे। तो पहले ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया करिएगा। अनुशासन सशक्त बलों की अमिट पहचान। पीठ ने कहा है कि सेना की सेवा शर्तों से समझौता नहीं, अपील करता सैन्य कर्मी की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सैन्य अधिकारी ने पत्नी के मेडिकल सर्टिफिकेट का दस्तावेज सबूत नहीं है। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दी छुट्टी से अधिक समय तक गैर हाजिर रहने पर अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ एक सैन्य कर्मी की याचिका को खारिज कर दिया है। अवमानना मामले में अदालतों को नहीं होना चाहिए अति संवेदनशील, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अवमानना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया था डॉक्टर का लाइसेंस। अदालतों का अवमानना क्षेत्राधिकार न्यायिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए है। अवमानना की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए, अगर आप कुछ भी आप अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहते हैं ना, सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें तो न्यायालय की अवमानना न्यायाधीश सहित न्यायालय के प्रति अनादर या अवज्ञा करने का कार्य होता है, या किसी भी ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो किसी न्यायालय के अधिकार की अवहेलना करता है, किसी न्यायालय का अनादर करता है, और या फिर आप देखिए न्यायालय की प्रदर्शन करने की क्षमता को बाधित करता है, तो उस पर अवमानना का केस दायर हो सकता है, चल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखा करिएगा। प्रत्यक्ष अवमानना और अप्रत्यक्ष अवमानना आप लोग देखते हैं। योजनाबद्ध हंगामे से सदन की गरिमा हो रही है कम, हमारे बिरला साहब कह रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में कोई व्यवधान नहीं हो। कहा, सम्मानित संस्थाओं को राष्ट्र के मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से रखना चाहिए। और आप देखते हैं जो हंगामा चल रहा है ना, जो संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही, उसी को लेकर बात हो रही। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य ही करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली सेवा विधेयक संसद में लाने को सरकार तैयार। ये आप देखते हैं जो अध्यादेश आया हुआ था, उसी को अब आप देखते हैं कि कानून बनाने की बात हो रही है, संसद में पेश होगा। स्थानांतरण और आप देखते हैं कि जो नियुक्ति अधिकारियों का है ना, उसी की बात हो रही। पीएम श्री स्कूल की मदद करें उच्च शिक्षा संस्थान। और धर्म प्रधान ने कहा है कि ये स्कूल नई शिक्षा नीति का आधार बनने वाले हैं। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम संपन्न हुआ। समापत्र सत्र में शिक्षा मंत्री बोले, शिक्षा को कौशल से जोड़ने के हो रहे हैं अभूतपूर्व प्रयास से। विमानों और हेलीकॉप्टरों के संयुक्त रखरखाव पर विचार कर
रही है सेनाएं। इस कदम से बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि हो सकेगी धन की बचत। संयुक्त रख रखाव से कई अन्य तरह के भी होंगे फायदे इसमें। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पारित विधेयक संवैधानिक रूप से गलत है। ये आप लोगों को सभी जानते हैं कि देखिए अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है लोकसभा में, केंद्र में जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ, लेकिन उनके पास बहुमत है, विपक्ष फिर भी लाया है। अविश्वास कहने का मतलब होता है कि इसके पास बहुमत नहीं बचा हुआ है, इसके पास विश्वास नहीं बचा हुआ है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। नौसेना का संयुक्त अभ्यास। भारत और ग्रीस ने भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसका मकसद द्विपक्षीय आधार पर ऑपरेशन तैयारी, लड़ाकू क्षमता और सहयोग को बढ़ाना है। और अभ्यास के दौरान आईएनएस चेन्नई और हेलेनिक नौसेना जहाज नेकी फोरोस ने भाग लिया है। इस दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया गया है। इसमें आप देखिए सामरिक कार्य नीति और फ्रांस डेक हेलीकॉप्टर परिचालन पोत कौशल से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। इससे पहले ग्रीस के युद्धपोत और भारत के नौसैनिक जंगी जहाजों ने यह युद्धाभ्यास 30 जून को किया था। इसे पैसेक्स नाम दिया है, पैसेक्स। ये आप लोग याद रखिए किसके, भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति से आग्रह, रिपोर्ट पेश करने की न दे अनुमति। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने लोकसभा अध्यक्ष पर और राज्यसभा के सभापति पत्र लिखकर, पत्र के माध्यम से उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी करने वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट को पेश करने की अनुमति नहीं देने की आग्रह किया है। किसान कर्ज राहत आयोग बनाएगी गहलोत सरकार। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त पंजीयक को आयोग के सचिव बनाया जाएगा। फसल खराब होने पर किसान कर माफी को लेकर आयोग में अपील कर सकेंगे। ये आप सभी जानते हैं कि अब आपका विधानसभा चुनाव है राजस्थान में इसी साल, तो वही अब चलेगा, इस तरह की बातें आएंगी। ये आपकी राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो ये इतना आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए बच्चों की सबसे अधिक तस्करी हुई है उत्तर प्रदेश में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीएफआई मामले में अफगानिस्तान जा रहा युवक एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, जिस पर आप देखते हैं कि बैन लगा दिया गया। कई देशों से संबंध मिले, अशांति फैलाने की कोशिश के ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं, तो उसी की बात हो रही। हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, फर्जी प्रवेश मामले में 3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। हरियाणा के स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी राशि हड़पने का आरोप है। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी की बात होती रहती है। ये आप देखेंगे नीट यूजी के पहले राउंड की सीट आवंटन का परिणाम जारी हो चुका है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए बात हो रही। मध्य प्रदेश में तैयार होगा डॉक्टर हेडगेवार पर केंद्रीय संग्रहालय सूरवीर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस के प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार, आरएसएस के क्या संस्थापक थे, तो उसी की बात हो रही। बालाघाट में 16.25 करोड़ रुपए की लागत से संस्कृति विभाग तैयार करेगी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। देखिए भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राधा रानी की पुण्य भूमि पर रोजगार सृजन संघ अन्नपूर्णा बनी नारी शक्ति। बरसाना से सटे आज नौक गांव में अक्षयपात्र फाउंडेशन की पहल, महिलाओं के साथ सामुदायिक रसोई की कमान। प्रतिदिन 7,000 बच्चों के लिए बनता है यहाँ भोजन, देख लीजिए, अच्छी पहल है। ये आप देखिए लोकतंत्र में अविश्वास का प्रस्ताव, और इस पर आप लोगों को बता चुका हूं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखिए 15% रही इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता, 30% रही है अब तक राज्यसभा की उत्पादकता। 6.1 घंटे काम हुआ है 7 दिन में लोकसभा में, 12.1 घंटे काम हुआ है अब तक राज्यसभा में। और आप देखिए हो रहा है करोड़ों का नुकसान, ये भी आप देखिए 2.5 लाख हर मिनट में रुपए खर्च होते हैं, 1.5 करोड़ हर घंटे में।
और आप देखते हैं कि 10.5 करोड़ हर दिन में। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक दलों के लिए बन गया है राजनीतिक हथियार। एक बात और आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो भी ऐसा ही करती थी, तो ऐसा आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कभी सफल नहीं रहा है अविश्वास प्रस्ताव, और आप देखते हैं लेकिन इसके कारण 4 प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा। एक थोड़ा आप देखते हैं कि ये देख लीजिए, अगस्त 1963 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए। इसमें इसके पक्ष में मात्र 62 सदस्यों ने वोट दिया था, जबकि विपक्ष में 343 वोट पड़े थे, यानी कि नेहरू की जीत हुई थी। सितंबर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के विरुद्ध एनसी चटर्जी प्रस्ताव लाए, पक्ष में 50 और विपक्ष में 307 वोट पड़े। इसमें आप देखते हैं कि जवाल किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की जीत हुई। मार्च 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के विरुद्ध ही एस.एन. द्विवेदी प्रस्ताव लाए, जिसमें आप देखिए समर्थन में मात्र 44 मत पड़े थे। अगस्त 1965 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के विरुद्ध तीसरी बार एम.आर. मसानी प्रस्ताव लाए। उस प्रस्ताव को 66 सदस्यों का समर्थन मिला था। 1966 से 1975 तक 12 प्रस्ताव, 9 साल की इस अवधि में इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान थी। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 12 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, और इसमें 2 बार अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गए और बाकी 10 बार अविश्वास का पर मतदान हुआ। हर बार सरकार के समर्थन में ही निर्णय रहा। इंदिरा के विरुद्ध एम ज्योतिमय बसु लगातार 4 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। हिरेंद्रनाथ मुखर्जी, यूएम त्रिवेदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमे, बलराज माधोक, कंवरलाल गुप्ता और पी राममूर्ति ने भी इंदिरा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और आप देखते हैं कि मई 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध आप देखते हैं कि सीएम स्टीफन ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया था। जुलाई 1979 में बाई वी चौहान ने मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर बहस बेनतीजा रही, लेकिन मोरारजी देसाई ने पद से त्यागपत्र देकर राजनीति से संन्यास ऐलान कर दिया था, और अविश्वास प्रस्ताव के कारण बस यही सरकार गिर गई थी। हालांकि इसमें भी मतदान नहीं हुआ था। मई 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध जॉर्ज फर्नांडिस अविश्वास प्रस्ताव लाए। इसे मात्र 92 सदस्यों का समर्थन मिला था। और सितंबर 1981 में आप देखिए समर मुखर्जी ने इंदिरा की सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव भी 86 के मुकाबले 297 मतों से गिर गया था। अगस्त 1982 में आप देखिए इंदिरा की सरकार के विरुद्ध एच.एन. बहुगुणा ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, और यह प्रस्ताव 112 के मुकाबले 333 मतों से गिर गया था। दिसंबर 1987 में राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध सी माधव रेड्डी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनि मत से गिर गया था। जुलाई 1992 में पी नरसिम्हा राव की सरकार के विरुद्ध आप देखिए जसवंत सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह 225 के मुकाबले 271 मतों से गिर गया था। दिसंबर 1992 में उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी और आप देखते हैं कि भी नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाए। वह प्रस्ताव 111 के मुकाबले 336 मतों से गिर गया था। जुलाई 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ तीसरी बार अजय मुखोपाध्याय अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और कांटे की टक्कर में प्रस्ताव 251 के मुकाबले 265 मतों से गिर गया था। अगस्त 2003 में सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव 189 के मुकाबले 314 मतों से गिर गया था। जुलाई 2018 में श्रीनिवास कैसिनेनी ने नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव 135 के बदले 330 मतों से गिर गया था। विश्वास मत में गिरी 3 सरकारें, नवंबर 1990 में बीपी सिंह की, और अप्रैल 1997 में एच.डी. देवगौड़ा, और अप्रैल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी। और लोकसभा का नियमावली अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था की गई। कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकता है, इस पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। पहले 30 सदस्यों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जा सकता था। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर लोकसभा में इस पर बहस कराना अनिवार्य होता है। अब तक लोकसभा में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, हालांकि कभी भी प्रस्ताव को सफलता नहीं मिली। मोरारजी देसाई के समय अविश्वास प्रस्ताव बहस के दौरान उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बहस बेनतीजा ही रही। इसके अतिरिक्त लोकसभा में बाकी 26 प्रस्ताव आसानी से गिर गए थे और सरकार बच गई थी। ये सब आप लोग देखते रहा करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को यहां से मिल जाती है। तो शिक्षा वही जो संस्कार बान बनाए, और आजकल आप देख रहे हैं संस्कार की कमी काफी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने हाल ही में पुणे के
डॉक्टर अदनान अली को गिरफ्तार किया है। एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एमबीबीएस एमडी अदनान 16 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय हैं और उसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का ज्ञान है। इतना उच्च शिक्षित होने के बावजूद वह आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। वह खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में नौजवानों की भर्ती कराने की कोशिश कर रहा था। और सामान्य धारणा यह है कि उच्च शिक्षित लोग संस्कारवान और अपराध से दूर रहते हैं, मानवता और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। ऐसे मामले दर्शाते हैं कि शिक्षित होना संस्कारवान होने की गारंटी नहीं है। अलकायदा सरगना उसामा बिन लादेन से लेकर अल जवाहरी और जैसे मोहम्मद से जुड़ा अफजल गुरु भी उच्च शिक्षा प्राप्त था। खालिस्तान के कुछ पद पक्षधर भी उच्च शिक्षा प्राप्त थे और भारत की प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी भी उच्च शिक्षित होते हैं। लेकिन कई लोक सेवक गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। राष्ट्र जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षित लोगों की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और एक बात आप लोगों ने अपने आसपास देखी होगी कि जो जितना कम पढ़ा लिखा होता है ना, उतना ईमानदार भी दिखता है। और आप देखिए वो सोचता भी है कि भगवान हमें ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, हमें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो नहीं सोचता है। ये देखने को मिलता है अक्सर, आप लोग भी देखते होंगे। आधुनिक शिक्षा प्रामाणिक मनुष्य नहीं तैयार करती है, जबकि मनुष्य को संस्कृति, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति निष्ठावान संस्कारों की आवश्यकता होती है। आदर्श नागरिक बनने के लिए मनुष्य का प्रबोधन आवश्यक है। यह शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, किंतु स्थिति निराशाजनक है। वर्तमान शिक्षा आजीविका प्रबंधन और धन संपन्नता अर्जित करने का उपकरण मात्र बनी हुई है। प्रसिद्ध विचारक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं पास कर लेना ही नहीं होता है, बल्कि सभी समस्याओं पर विचार करने के योग्य बनना होता है। शिक्षा का तात्पर्य यही है कि आप स्वतंत्रतापूर्वक बेरोक टोक विकसित हो सकें और शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना जरूरी है। वस्तुतः संस्कृति कुछ और नहीं बल्कि उच्चतर जीवन मूल्यों के संवर्धन का ही नाम है और भारत के संविधान में इसे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति कहा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक संस्कृति के निर्वचन में कहा है कि इस सामाजिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है, जो इस महान देश के भिन्न भिन्न जनों को एक रखने वाला सूत्र है। इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं और वे गर्व करते हैं कि वे एक सामान्य विरासत के सहभागी हैं। वह विरासत संस्कृत की विरासत है। समकालीन शिक्षा में सांस्कृतिक प्रवाह नहीं, नई शिक्षा नीति में यह कोशिश की गई है पुरातन को अधुनातन बनाना होगा। अनुपयोगी काल वह छोड़कर उपयोगी आधुनिकता गणना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन विदेशी सत्ता के दौरान भारत के अतीत को अपमानित करने और इतिहास परंपरा के विरूपण का काम हुआ है। दर्शन विज्ञान आधारित हिंदू संस्कृति को संप्रदाय कहा गया है। शिक्षा प्रामाणिक नागरिक नहीं बना पाई है। ब्रिटिश राज में प्रामाणिक मनुष्य की रचना का काम बाधित हुआ है। शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के आज्ञाकारी अधिकारी कर्मचारी तैयार करना हो गया है। और स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजी राज वाली शिक्षा प्रणाली चलती रही है और इसी शिक्षा से राष्ट्र को खास लाभ नहीं हुआ है। और इस शिक्षा से समाज के प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बनाया है। प्रतिस्पर्धी समाज अपने स्वार्थ में सही गलत सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। पढ़े लिखे युवा भी आतंकी संगठनों का कच्चा माल बनते हैं, भ्रष्ट बनते हैं, अपराधी भी बनते हैं। गांधी जी ऐसी शिक्षा से चिंतित थे। गांधी जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि अब ऊंची शिक्षा को ले और मैंने भूगोल सीखा है, खगोल सीखा है, बीजगणित, रेखागणित का भी ज्ञान हासिल किया है, भूगर्भ विद्या को भी पा गया है। लेकिन उससे मैंने अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया है? अगर यही सच्ची शिक्षा है तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि जो शास्त्र मैंने गिनाए उनका उपयोग मुझे नहीं करना पड़ा। ऐसी शिक्षा से हम मनुष्य नहीं बनते हैं, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा का उद्देश्य मुक्त चिंतन आधारित संस्कार देना एवं लोक मंगल की भावना विकसित करना था और प्रामाणिक मनुष्य बनाना भी। विषयों का ज्ञान व्यक्ति के चित्त का रूपांतर नहीं करता है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार ऋषि नारद उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान सनत कुमार के पास पहुंचे और कहा कि मैं बहुत अशांत और उद्विग्न हूँ, हमारा मार्गदर्शन करें। सनत कुमार ने कहा कि तुमने क्या क्या पढ़ा? नारद ने कहा कि मैंने वेद पढ़े, व्याकरण पढ़ा, इतिहास पढ़ा और निरुक्त पढ़ा। और आप देखते हैं कि भूगर्भ विद्या, खगोल विद्या भी पढ़ी, विज्ञान पढ़ा, समाज विज्ञान पढ़ा और ऐसी तमाम विद्याओं को पढ़कर भी नारद अशांत थे। सनत कुमार ने कहा कि ये सारी विद्याएं नाम और संज्ञा है, वाणी इनसे बड़ी है, वाणी से बड़ा बल है, बल बड़ा है, आशा इससे बड़ी है, लेकिन ये सब अल्प और अपूर्ण है। सांस्कृतिक संपूर्णता के ज्ञान से सुख मिलता है। शिक्षित व्यक्ति को सृजनशील होना चाहिए और संवेदनशील भी, और मगर आज की शिक्षा व्यक्ति को संवेदनशील और रचनात्मक नहीं बनाती है। अस्तित्व के प्रति
आस्तिक भी नहीं बनाती, भविष्य के प्रति आशा भी नहीं जगाती है। आशा असल में अस्तित्व और भविष्य का सकारात्मक विश्वास का नाम है। आशा रहित लोग अनुचित साधन से शीघ्र परिणाम चाहते हैं। उनका अंतःकरण गलत काम रोकने के निर्देश नहीं देता है। शिक्षित अपराधियों की सफलता गलत काम की प्रेरणा देती। भारतीय ज्ञान परंपरा में गलत कार्य को पाप और लोक मंगलकारी कार्यों को पुण्य कहते हैं, और यहाँ पुण्य कर्म शुभ फल दाता और पाप कर्म दंडनीय है। अच्छी बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी केंद्र सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया है। शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे अध्यापन में भारतीय ज्ञान से संबंधित उदाहरण दें। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का आतंक जैसे जघन्य अपराधों से जुड़ना गंभीर चिंता का विषय है। अदनान सहित तमाम उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों का आतंक में लिप्त होना विश्व चिंता का विषय है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित, इनके द्वारा लिखा। एक और बात बताओ, आपके अगर भाई बहन है, बच्चे भी हैं आपके, कोई भी आप लोग हैं, तो अपने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन घर में भी उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल स्कूल कितना पढ़ा रहे हैं ये सभी जानते हैं आप लोग। अगर आप घर में अपना बच्चों पर ध्यान ना दें और क्या पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे बड़ी परेशानी होगी। नौकरशाही को भी जवाबदेह बनाना, ये प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं है। मानव के हाथ में इतना ही है कि वह इनसे कुछ बचाव की राह निकाल ले। हाल में घटी कुछ आपदाएं ऐसी रहीं जिनमें होने वाले नुकसान को कमतर रखा जा सकता था। इसी तरह कुछ मानव जनित घटनाएं ऐसी रही जिनसे पूरी तरह बचा जा सकता था। याद कीजिए, हाल में मेरठ से दिल्ली को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, जिसमें गलत दिशा से आ रही बस से सही दिशा में जा रहे कार की टक्कर हुई और कार में सवार हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। इस तरह के हादसे देश के किसी न किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे अथवा आम रास्तों पर आए दिन होते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले प्राकृतिक आपदा भी आई और उसने दिल्ली समेत देश के अनेक शहरों को त्रस्त कर दिया। और इन घटनाओं में समानता इस लिहाज से है कि इनसे बचा जा सकता था या फिर उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हर हादसे पर पहला सवाल राजनीतिक तंत्र पर उठता है। हमने जिस तरह का नैरेटिव विकसित किया है उसमें मोहल्ले की गड़बड़ी से लेकर राष्ट्रीय समस्या तक के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तंत्र को ही जिम्मेदार माना है। सवालों के घेरे में वही ज्यादा रहता है, लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक तंत्र ही जिम्मेदार है? क्या व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी नौकरशाही को छोड़ दिया जाना चाहिए? नौकरशाही का सबसे वैज्ञानिक और स्वीकार अध्ययन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का माना जाता है। वेबर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र को निरंतरता का प्रतीक बताया है। अपने अध्ययन में वेबर नौकरशाही की नकारात्मक भूमिका की ओर भी ध्यान दिलाते हैं और उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही नियमों और उनकी प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य मान लेती है। दफ्तरी सोच की वजह से आप देखे हुआ तंत्र में कल्पनाहीन विशेषज्ञों का समूह विकसित करने लगती है। वेबर के कथन के संदर्भ में हर घटना या हादसे का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारी नौकरशाही की कल्पनाहीनता कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। दिल्ली जैसे शहर अगर बारिश में डूबते रहते हैं और उनकी सड़कें धंसती रहती हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यवस्था के उस हिस्से की गंभीर गड़बड़ी नजर आती है जिस पर अब उसे सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है। बारिश के दिनों में हमारे छोटे बड़े शहर और यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगर भी संकट से घिरते रहते हैं और इसके मूल में कहीं ना कहीं तंत्र की कल्पनाहीनता ही ज्यादा जिम्मेदार है। यह कल्पनाहीनता ही हमारा तंत्र हादसों और घटनाओं की बात चेतता है और वह उन हादसों और घटनाओं का अनुमान लगाकर उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाता है। पुरानी पीढ़ी अपने अनुभवों के आधार पर कहती रही है कि आज़ादी के पहले की नौकरशाही ज़्यादा कल्पनाशील थी और वह अपनी हर योजना भविष्य और भावी अनुमानों और उस पर आधारित परिणामों को ध्यान में रखकर बनाती थी। ICS यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस ही आज की भारतीय नौकरशाही का मूल है और इस नौकरशाही ने अंग्रेजी ब्यूरोक्रेसी की ठसक तो अपना ली, लेकिन लगता नहीं कि उसने अपने पूर्ववर्ती तंत्र की कल्पनाशीलता को आत्मसात किया है। 1922 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने तत्कालीन ब्रिटिश नौकरशाही को ब्रिटिश राज का स्टील फ्रेम बताया था और उस नौकरशाही ने जिन योजनाओं को बनाया जो निर्माण किए वे आज से बाद तक उपयोगी बने रहे। देख लीजिए दिल्ली के पुराने लोहे के पुल को या फिर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को और इसकी तुलना में आज के तंत्र की कल्पनाशील योजनाओं को देखिए। उनकी बनाई योजना उनके हिसाब से उठाए गए कदम कितनी जल्द समस्याओं से घिर जाते हैं और यह किसी से छिपा नहीं है कि जब सामान्य जन को पता है कि जून के आखिर में मानसून आता है तो लिहाजा ड्रेनेज बहाने वाले नालों की सफाई हर हाल में मई तक हो जानी चाहिए, लेकिन यह जरूरी काम हमारे महानगरों और यहाँ तक कि देश की राजधानी में भी नहीं हो पाता है।
मेरठ एक्सप्रेस पर बस और कार की टक्कर महज हादसा नहीं थी। एक्सप्रेस पर बस गलत दिशा में 8 किलोमीटर तक चलती रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। देश भर की ट्रैफिक पुलिस को देखिए, वह सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई में जुटी रहती है, और जबकि होना यह चाहिए था कि वह ट्रैफिक को सही तरह आगे बढ़ाती रहे। और नगर निगमों के अफसरों की कार्य प्रणाली देख लीजिए, सड़कें अतिक्रमण से सक्रिय होती रहें, गलत तरीके से निर्माण होते रहें, वे निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं, वे उगाही करते हैं या फिर उदासीन बने रहते हैं। जब उन्हें सड़कों पर कहीं कभी भी कोई हादसा हो जाता है या फिर आग लग जाती है और अतिक्रमण के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं घुस पाती हैं, तो तंत्र का समूचा हिस्सा नींद से जागता है। फिर कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा समय बीतते ही वह तंत्र अगले हादसे तक लंबी तान कर सो जाता है। मानव जनित घटनाओं से बचाव और प्राकृतिक हादसे से होने वाले नुकसान को कम से कम करना तभी संभव होगा जब हमारा तंत्र कल्पनाशील बने और अपने दफ्तरी खांचे, नियम, कायदे और प्रक्रिया के घेरे से बाहर निकले। तंत्र की सोच बदलने के लिए पूरे तंत्र की ओवरहालिंग करनी होगी। तंत्र में शामिल होने वालों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव करना होगा। तभी नौकरशाह कहीं ज़्यादा कल्पनाशील होंगे और उन्हें जमीनी हकीकत और भावी समस्याओं का भान होगा। तभी वे बेहतर बदलाव लाने का औजार बन सकेंगे, अन्यथा वैसी घटनाएं और हादसे होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं। ये लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम है उमेश चतुर्वेदी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। शिव भक्ति, भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। मानव से लेकर दानव और देव के सभी उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के जतन करते हैं, और बड़े अच्छे भगवान भी है, मान भी जाते हैं। ये आप देखते हैं कि विचलित करने वाला तथ्य जो अभी आप देखते हैं कि महिलाओं सुरक्षा को लेकर जो चिंता है, जो लापता हुई हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, ये आप देखिए, देश को झकझोर देने वाली ये घटनाएं हैं। कहाँ गई वो लड़कियां, महिलाएं, बच्चे। सरकारी सेवा और डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कारण उनकी बीमार और पीड़ित लोगों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हरियाणा में चिकित्सक सरकारी सेवा से विमुख हो रहे हैं। राज्य में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी। एक और जहां सरकारी नाम जुड़ा हुआ है, स्कूलों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, आप देखिए दयनीय बनी हुई है। लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने से अच्छा मर जाना घर में पसंद करते हैं। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा घर में बैठाना पसंद करते हैं। ये सब व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की पहल। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया था। यह कदम देश को इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने, नई नौकरियां सृजित करने और दुनिया भर की शीर्ष कंपनियों से निवेश आकर्षित करने में काफी मदद कर सकता है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने से देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास को कई लाभ हो सकते हैं। भारत वर्तमान में सभी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है, और क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य सेवा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देता है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं से भारत में नवाचार की संस्कृति को बल मिलेगा और अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने से भारत अपनी डिजिटल परिवर्तन पहल का समर्थन करेगा, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाएगा और खुद को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकेगा। सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना के लिए भारी निवेश के साथ निर्बाध बिजली और स्वच्छ पानी की उपलब्धता जैसी उपयुक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण एक बहुत ही जटिल और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी और उच्च जोखिम, लंबी अवधि भुगतान अवधि और प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव होते हैं, और जिसके लिए महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि सरकार सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है, और इसके लिए हाल में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिना बिल भी संसद में पेश किया जाने वाला है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है। भारत में 300 से अधिक ऐसे प्रमुख कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। अब प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए, ये आप देख लीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा से ही सशक्त बनेगा भारत। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़कर भारतीय मूल और दर्शन पर
आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी भाषा और शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही विकास किया है। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के संदर्भ में प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समावेशित करने का निर्णय लिया हो। शिक्षा में बड़ा निवेश करेगा, प्रगति की गति। ये आप देखिए, स्वास्थ्य में किया गया खर्च, शिक्षा में किया गया खर्च कभी बेकार नहीं जाता है, देश को मजबूत बनाता है, विकसित श्रेणियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। ये आपके रसोई घर में जीरा खरी खरी तंज कसा जाता है। राम के लिए कुमारपाती विश्वास, ये आप देखते हैं कुमार विश्वास। और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हंगामा का शिकार है जनहित। मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे दल सदन की कार्रवाई भी चलने दें, क्योंकि संसद के बाधित होने से देश की उसी जनता का नुकसान हो रहा है जिसने उन्हें चुनकर भेजा है। 2030 तक प्रति व्यक्ति आय 70% बढ़कर हो जाएगी $4000। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मुताबिक 2030 तक कुल जीडीपी विदेश व्यापार की हिस्सेदारी $2.1 ट्रिलियन होगी। इकोनॉमी में दूसरा सबसे बड़ा योगदान घरेलू खपत का होगा और कुल जीडीपी में $3.4 ट्रिलियन की होगी हिस्सेदारी। 2450 व्यक्ति आय, ये आप देखिए $2450 रही है भारत में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2022-23 में। एक और बात बता दूं आप लोगों को, देखिए प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश और बिहार रहेंगे पीछे। औसत निकाल ली जाती है, कई लोगों का तो आप लोग कहेंगे कि सर 250 रुपये भी नहीं है, 500 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, और कई लोग आप देखिए करोड़ों कमा रहे हैं घंटों के। तो वो औसत निकाला जाता है सबको। आप जैसे आप देखिए कहीं परिवार अमीर परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, तो सबका औसत में निकाल लिया जाता है। तो रियल आप देखते हैं कि गरीबी इससे मालूम नहीं चल पाती है कि व्यक्ति की कितनी आय है। अब आप देखिए मुकेश अंबानी के साथ एक गरीब को आप लोग झोपड़ी वाले को रख दीजिए, वो कहाँ टिक पाएगा। आरबीआई लगातार तीसरी बार स्थिर रख सकता है रेपो रेट। और देखिए आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और आप देखते हैं कि हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट क्या होता है? और रेपो रेट जिस पर आप देखते हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है ना, उसी को आप लोग रेपो रेट कहते हैं। जुलाई में 45,365 करोड़ रुपए का एफपीआई निवेश हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 7 कंपनियों का पूंजीकरण 77,000 करोड़ घटा। स्टील आयात कम करने में हस्तक्षेप करे सरकार, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कह रहा है। सरकार को एचपीसीएल में मिलेगी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी। दुनिया भर की मांग को पूरा करेगा भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे। एनसीसीएफ ने रियायती दर पर 15 दिन में बेचा 560 टन टमाटर। हाइवर्ड म्यूचुअल फंड में 14,000 करोड़ रुपए का निवेश। वन्य प्राणी परियोजना जारी करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। 2043 तक बनाई गई कार्य योजना निगरानी के लिए बनेगी समितियां। विषाणु जनित रोगों से वन्य जीवों की मृत्यु पर सबों की होगी स्क्रीनिंग। टाइगर स्टेट की एक उपलब्धि यह भी है, आप देखेंगे। ये आप देखिए आदि उत्सव पर धार्मिक जुलूस, चेन्नई में आदि उत्सव मनाने के लिए आयोजित धार्मिक जुलूस है। आरबी एक्ट मंजूरी में सेनेटरों की भूमिका की जांच करेगा पीटीआई। ये पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी की बात हो रही है। अब पाकिस्तान की देखिए पाक में असेंबली भंग करने के मुद्दे पर पीपी में टकराव, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए पाकिस्तान है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए इमरान खान हट चुके हैं। अमेरिका के इंडियाना में गोलीबारी में आप देखिए मौत, 19 घायल। ब्रिटेन में यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने पर भारतवंशी डॉक्टर को जेल हुई है। निकट भविष्य में सऊदी अरब के साथ संबंधों के सामान्य होने की संभावना नहीं, इजराइल कह रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में रैली, ये आप देख लीजिए, पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये चल रहा है। अंजू फातिमा को पाकिस्तान में मिले तोहफे, ये आप देखिए अभी एक गई हुई है ना हमारे यहाँ से एक लड़की महिला, जिसे आप देखते हैं कि वहाँ गिफ्टों को, जिसमें घर में खाने के लिए नहीं है, वो लोग आप देखते हैं कि ऐसा, वहाँ भी आप देखते हैं अमीर हैं लोग कुछ बड़े बड़े, वो आप देखिए इन्हें मदद कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से देखिए एक बात बता दूं, ये सब टेम्परेरी है। और आप लोग देखिए इस तरह का, मैं प्यार के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं, एक से होता है उसे प्यार मान लीजिए। अब आप देखिए डेली किसी से प्यार हो जा रहा है, और अगर आपको किसी से बाहरी से प्यार हो गया तो अपनी बेटी को, बेटे को, या आप देखिए पुराने जो पति है आपका, जो आपके साथ हमेशा रहा है, उसे छोड़ने की क्या जरूरत है। दिल से प्यार करिए, अगर आप कह सकते हैं आपका प्यार ही, तो ये बेवकूफ़ी की बात न रहे, इस पर कोई सवाल मत पूछा करिएगा। ये सब नीचे घटिया
पाकिस्तानी महिला सीमा के जासूस होने से के नहीं मिले तकनीकी साक्ष्य। ये आप देखते सीमा आई हुई है यहाँ, ये मामला भी आप सभी जानते हैं। चलिए छोड़िए, मुझे लगता है ये आप देखिए क्रिकेट का क्षेत्र है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। बड़े उलटफेर की मंशा से उतरेगा बांग्लादेश, ये वनडे विश्व कप होने वाला है ना। तीरंदाजी निशानेबाजों ने भारत को दिलाए दो और स्वर्ण पदक विश्व यूनिवर्सिटी खेल में। अमन सैनी और प्रगति की कंपाउंड मिक्स तीरंदाजी टीम ने। मयंक सुदर्शन ने दक्षिण क्षेत्र को दिलाई चौथी जीत देवधर ट्रॉफी में। जीव मिल्खा सिंह संयुक्त 11वें स्थान में भारत के अनुभवी गोल्फर हैं। अदिति तीसरे दिन किसकी भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने आमुंडी एवियन चैंपियनशिप में। 22 राज्य इकाइयों ने बैठक में भाग लिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने एक दावा किया है। मोरक्को ने दक्षिण कोरिया को हराकर रचा इतिहास। महिला विश्व कप में काउंटी क्रिकेट में नहीं खेलेंगे अजिंक्य रहाणे। गोवा ने पहली बार जीती ट्रॉफी। गोवा में चैलेंज ने गत चैंपियन चेन्नई अलायंस को हराकर पहली बार अल्टीमेट टेबल टेनिस की जीती है। महिला हॉकी टीम की स्पेन पर आसान जीत। अब आप देखिए कि ये भी पढ़ लिया करिएगा। अध्यात्म में भरोसा रखते हैं। ये आपको बता चुका था कि ये जो सिंगापुर के उपग्रह किए गए हैं ना, कल भी बताया था। इसमें आप देखते हैं कि छोटे उपग्रह, इसमें आप देखिए उनमें DSSAR के अलावा अन्य छोटे उपग्रहों में वेलॉक्स AM, आर्केड स्कूप 2, नोलियोन, ग्लेसिया 2 और ORV-12 स्टाइकर ये शामिल है। और पृथ्वी के चारों ओर कितना अंतरिक्ष मलबा है इस समय? लगभग आप देखिए 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं 3000 निष्क्रिय उपग्रह अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। और आप देखिए इसके अलावा निष्क्रिय उपग्रह अंतरिक्ष में गंदगी फैला रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष कबाड़ के लगभग 34,000 टुकड़े हैं जो आकार में 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। लाखों छोटे टुकड़े हैं जो आप देखिए अगर किसी चीज़ से टकराते हैं तो विनाशकारी साबित हो सकते हैं। 18 पुराणों का धर्म नगरी उज्जैन में 18 सैलानियों में हो रहा है चिंतांकन। एक 16 पुराणों के 2300 चित्र बनकर हो चुके हैं तैयार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये कहा है। ये आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी मिल जाती है। देश में पहली बार मोबाइल फोन से की गई बातचीत। 1995 में आज ही बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने दूरसंचार मंत्री सुखराम से मोबाइल पर फोन पर बात की थी। कोलकाता के राइट्स बिल्डिंग में से दिल्ली के संचार भवन में फोन मिलाया गया था। इसे भारत में संचार क्रांति की शुरुआत कहते हैं। डेविड स्कॉट ने पहली बार चंद्रमा पर चलाया लूनर रोवर। 1971 में आज ही अमेरिका के डेविड स्कॉट चंद्रमा पर वाहन चलाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। बैटरी से चलने वाले लूनर रोवर अपोलो 15 मिशन में भेजा गया था। रोवर का वजन 209 किलोग्राम था। रोवर ने चंद्रमा पर 28 किलोमीटर की यात्रा कर 76 किलोग्राम नमूने एकत्रित किए थे। गणित के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक रहे दामोदर धर्मानंद कोसावी। ये आप देखिए गणितक इतिहास का दामोदर धर्मानंद कोसावी का जन्म 1907 में आज ही के गोवा में हुआ था। पुणे से शुरुआती शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। 1929 में भारत लौटकर प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में अध्यापन किया। 1946 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित विभाग के प्रमुख बनकर सांख्यिकी सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। कौशाम्बी मैपिंग फंक्शन से अनुवांशिकी के अध्ययन में आप देखिए सहायता मिली। ये पक्षियों की अनोखी गायन प्रतियोगिता इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी द्वीप के मक्सार में अनोखी संगीत प्रतियोगिता हो रही है। कैंसर थेरेपी प्रतिरोध पता करने की नई विधि खोजी गई है। कैंसर कारक जीनों के विशिष्ट संयोजन के आधार पर बनाया गया एक गणितीय फॉर्मूला। इससे थेरेपी के प्रतिरोध का स्तर और इलाज के असर का पूर्वानुमान लगाया होगा आसान। ये आप देखते हैं कि विज्ञानियों ने एक विशिष्ट प्रकार के ब्लड कैंसर के इलाज में थेरेपी के प्रतिरोध का पूर्वानुमान लगाने की नई विधि खोजी। उन्होंने पाया कि ब्लड कैंसर की सर्वाधिक सामान्य टाइप डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा के मामलों में कैंसर जीन असामान्य रूप से ऐसा संयोजन बनाते हैं जिससे थेरेपी प्रतिरोध तथा रोगी पर होने वाले असर का पता लगाया जा सकता है। नेशनल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर में कैंसर साइंस इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद जयशेखरन की टीम द्वारा किए गए इस शोध का निष्कर्ष अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च की अग्रणी पत्रिका कैंसर रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। और जिन रोगियों में MYC तथा BCL2 अंकोजीन्स पॉजिटिव कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक और BCL6 नेगेटिव कोशिकाएं थी।
चंद मिनट की मेहनत कम कर देती है कैंसर का खतरा। मेहनत किया करिएगा, योगा पे करते रहा करिएगा। स्ट्रॉबेरी बढ़ाएगा स्मरण शक्ति और बीपी की समस्या रखेगा दूर। फ्लेवोनोड्स एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण होती है हितकारी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन की वार्षिक बैठक में पेश किया गया अध्ययन। कैमरे में कैद हुआ 3 व्हेल का कर्तव्य आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म हुई। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है।